स्टूडेंट कैसे हो? आज हम आप लोगों को भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ाएँगे। भारत का भौतिक स्वरूप में भारत की स्थिति क्या है? भारत में नदी, पहाड़ आदि-आदि जो चीज़ें स्थान हैं, उनके बारे में जानकारी हम लेंगे। तो सबसे पहले भारत के भौतिक स्वरूप में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जैसे अक्षांशीय, देशांतर, ग्लोब। एक ग्लोब होता है जिसे हम विश्व कहते हैं। उसमें हम देखेंगे कि भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ है? ये छोटी-छोटी जानकारियाँ हमें अवश्य होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं, आओ यहाँ देखते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोब। अब भारत का भौतिक स्वरूप अगर हम पढ़ेंगे तो पहले ग्लोब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ग्लोब बनाते हैं, है ना? ये हमारा ग्लोब। अब ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब में हम देखेंगे भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो ग्लोब को पूछा जाता है कि ग्लोब से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ग्लोब के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब ये देखा जाता है ग्लोब पहले तो ये देखते हैं कि ग्लोब में कौन-सी रेखा ग्लोब को 2 भागों में बाँटती है। तो कौन-सी रेखा बाँटती है? तो ये बीचों-बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसको हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को हम और नाम से जानते हैं, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं। इसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को 2 भागों में बाँटती है। और जब ग्लोब को 2 भागों में बाँटते हैं तो ये ऊपर का हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, ऊपर का क्या हो जाता है? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर का हो जाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब इससे में हम पता ये करेंगे कि हमारा जो भारत है, ये ग्लोब में किस ओर है, किस हमारे भारत की स्थिति ग्लोब में किस ओर है, ये हम जानकारी लेंगे। तो अब ये जो होता है 2 भागों में बँट गया। फिर एक ऊपर रेखा गुजरती है, ये अक्षांश रेखा। इसमें ग्लोब में 2 रेखाएँ होती हैं, एक होती है अक्षांश और एक होती है देशांतर। एक 2 रेखा जो ग्लोब है उसमें 2 ही रेखाएँ से मिलकर बना हुआ है, एक अक्षांश और एक देशांतर। तो इसमें ये पूछा जाता है कभी-कभी कि देशांतर रेखाओं, अक्षांश रेखाओं को क्या काम है इसमें ग्लोब में, क्या काम होता है? इसमें क्या ग्लोब में काम होता है, ये जानकारी होनी चाहिए। तो देशांतरों का काम क्या होता है? देशांतरों का काम होता है समय निर्धारित करना और अक्षांशों का जो काम होता है वो स्थिति पता होती है कि ग्लोब में स्थित स्थान पता करने के लिए हम अक्षांशों का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी देश पर मिसाइल अटैक करना है तो हम उसको किसका अक्षांश सेट करते हैं, तभी अटैक सटीक अटैक होता है। वैसे ही देशांतर का हम समय का निर्धारण करते हैं, जैसे हमारे देश का समय और दूसरे देश का समय निर्धारित होता है। तो उसमें पूछा आता है ग्लोब में जो अक्षांशों की रेखाएँ कुल कितनी होती हैं? ये एग्ज़ाम में पूछा आता है। तो कितनी होती हैं? 180। ग्लोब में कुल अक्षांशों की रेखाएँ कितनी होती हैं? 180 और देशांतर की कुल कितनी संख्या होती है? तो 360। ये एग्ज़ाम में पूछा आता है कि ग्लोब में जो देशांतर रेखाएँ होती हैं, वो 360 कुल होती हैं और अक्षांश होते हैं 180। अब पूछा आता है कि ग्लोब में जो अक्षांश हैं, किस ओर से किस ओर खींची गई हैं? जो पूर्व से पश्चिम की ओर रेखाएँ खींची गई हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। जो पूर्व की ओर पश्चिम से ओर खींची गई रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं और जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई, ये उत्तर है हमारा और ये दक्षिण है, ठीक है? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हम अक्षांश रेखा कहते हैं।
समझोगे ना आप लोग? अब ये होता है कि देशांतर किसे कहते हैं ग्लोब में यही नहीं मालूम होता है देशांतर कौन सी रेखाएं होती हैं। ग्लोब हमारा इसी प्रकार तो बना हुआ है, इसी प्रकार तो बना हुआ है। तो अब ये मालूम नहीं पड़ता है कि इसमें देशांतर कौन से हैं, अक्षांश कौन से हैं। तो अब ये समझ लेना देशांतर वो होते हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं और जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है 180 है और देशांतरों की कुल संख्या कितनी है 360 है। बस यही हमको जानकारी होनी चाहिए। अब ये जो है ये रेखा है हमारी विषुवत रेखा है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पूछा जाता है ग्लोब में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है तो हमेशा भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर। 3 नाम से जानी जाती है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 3 नामों से, इंग्लिश में से इक्वाटर कहते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको विशेष ध्यान दीजिए आप। उसके बाद सर्वाधिक गर्मी यहीं पड़ती है, सबसे ज्यादा गर्मी, ठीक है। ये ऊपर जो रेखा खींची गई है इसे हम कहते हैं, इस कितने डिग्री है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। ये क्या है, कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। और जो ऊपर खींची गई रेखा है ये 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। इसी प्रकार जैसे ऊपर 23.5 डिग्री होता है वैसे ही दक्षिण में भी 23.5 डिग्री होता है। ये ऊपर को कहते हैं कर्क रेखा और जो दक्षिण में 23.5 डिग्री है उसे मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। ऊपर जो 23.5 डिग्री है वो कर्क रेखा और अक्षांश, जीरो अक्षांश के नीचे जो 23.5 डिग्री है उसे मकर रेखा कहते हैं। ऊपर जो 66.5 डिग्री है इसे आर्कटिक कहते हैं, आर्कटिक, आर्कटिक रेखा, ठीक है। और जो नीचे है 66.5 डिग्री इसे कहते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। ऊपर जो है 66.5 डिग्री उसे आर्कटिक रेखा कहते हैं और नीचे है 66.5 डिग्री उसे अंटार्कटिक कहते हैं। और ऊपर फिर इसके बाद है दक्षिणी ध्रुव, ये ऊपर है उत्तरी ध्रुव और नीचे है दक्षिणी ध्रुव, इसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ऊपर ये है उत्तरी ध्रुव, ये 90 डिग्री होता है। ये कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। ये कितने होते हैं, 90 डिग्री। उत्तरी गोल, उत्तरी ध्रुव को 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव को भी 90 डिग्री कहते हैं। ये ध्रुवों में बढ़ जाते हैं, ये से ये ध्रुव होते हैं, ठीक है। अब ये जो विषुवत रेखा पूछा था जब में कि ग्लोब में कौन सी रेखा दो भागों में काटते हैं तो विषुवत रेखा है। तो एक उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ से ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया और ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो गया। अब ये पूछाता है जो हमारे भारत की स्थित है ग्लोब में किस ओर है तो उत्तरी गोलार्ध की ओर। पूछा आता है एग्जाम में कि भारत की स्थिति ग्लोब में किस ओर है तो उत्तरी गोलार्ध। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध। तो पूछा आता है उत्तरी गोलार्ध में तो है भारत की स्थिति लेकिन किस ओर है तो किस ओर है तो पूर्व की ओर है। तो उत्तरी गोलार्ध तो ये हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। इसी में कहाँ भारत स्थित है तो यहाँ स्थित है भारत हमारा। ये हमारा भारत है, ठीक है। ये हमारा भारत है, यहाँ स्थित है। पूछा आता है भारत की स्थिति गोलक में किस ओर है तो उत्तरी गोलार्ध में किस ओर है तो पूर्व की ओर है। तो ये पश्चिम हो गया और ये क्या हो गया, पूर्व। ये हमारे भारत की स्थिति है। अब पूछा आता है इंपॉर्टेंट कि भारत से बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा गुजरती है। कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। ये बहुत एग्जाम में पूछा था। तो यही देखो है, भारत के बीचों बीच से गुजर रही है कर्क रेखा 23.5 डिग्री। इस तरह मैप से कोई जल्दी नहीं बताता है, ये मैप से बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को ना। तो आप समझ गए ना आप, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है कितनी डिग्री, 23.5 डिग्री। अब हम इसमें आते हैं, अब ग्लोब हमने पूरा समझा दिया आपको ना। अब ये थोड़ा पूछाता है कि देशांतर के एक अक्षांश बढ़ने पर या दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है, पूछाता है। क्योंकि अक्षांश क्या निर्धारित करते हैं, दूरी। तो पूछाता है दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, कहीं कहीं 111.32 किलोमीटर लिख के आता है। तो वैसे 111 किलोमीटर एग्जाम में पूछा जाता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, ये दो अक्षांश हैं, ये अक्षांश सब खींचे होते हैं, इन्हीं दो अक्षांशों के बीच की दूरी पूछता है तो कितना है 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है 111 किलोमीटर, बहुत एग्जाम में पूछा आता है।
वैसे ही पूछते हैं देशांतर, दो देशांतरों के बीच की दूरी, ये दो अक्षांशों, ये दो अक्षांशों के बीच, ये दो देशांतर, दो देशांतर, दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो देशांतर के बीच का समय पूछा जाता है, दूरी नहीं होती है, ये समय निर्धारित करता है। ठीक है, दो देशांतरों के बीच का समय कितना होता है? तो 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का। दो देशांतरों के बीच का कितना समय होता है? तो 4 मिनट का होता है। ठीक है, वैसे दो देशांतर भैया, एक देशांतर बढ़ने पर दूसरा देशांतर कब मिलता है? 4 मिनट बाद मिलता है। या फिर अक्षांश में आ जाएंगे तो दो, एक अक्षांश बढ़ने पर दूसरा अक्षांश की कितनी दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर। ये एग्जाम में पूछा था, ये विशेष ध्यान रखना है ना आप लोग, ये विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर आप आइए, अब हम देखते हैं ग्लोब में। अब ये तो हमारा निकल गया ना, अब यहाँ ग्लोब में आते हैं। ग्लोब में भारत का भौतिक स्वरूप, अब अक्षांश जो देखेंगे, भारत में अक्षांश कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। जैसे इसमें अक्षांश थे, ये रेखाएं है ना, ये रेखाएं, तो कितने देशांतर हैं ये, और ये क्या है? अक्षांश। ये क्या है? अक्षांश है हमारे। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा ना, अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का? ये अक्षांशीय विस्तार है हमारा, ये हमारा भारत का क्या है? अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट से भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा। तो 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 6 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 6 डिग्री 4 मिनट भारत का अक्षांशीय विस्तार है, 6 डिग्री 4 मिनट। ये पूछा था, अगर पूछा जा रहा है एग्जाम में कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 6 डिग्री 4 मिनट। तो अगर पूछा जाए भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो बदल जाएगा, फिर ये 6 डिग्री 4 मिनट नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है द्वीपों, द्वीप को लेकर हम बोल रहे हैं। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार द्वीप सहित है, ये द्वीप सहित थोड़ो है, ये मुख्य भूमि का है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट। ये कहाँ स्थित है? तो ये 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर कहाँ? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और ये कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु, तमिलनाडु दक्षिण का राज्य है तमिलनाडु, उसी में एक स्थान है कन्याकुमारी, वहीं स्थित है। ठीक है, ठीक है। अब कन्याकुमारी, और ये जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो 6 डिग्री 4 मिनट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट मान के चलिए, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर के बोला गया है। ठीक है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ क्या है? अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह। भारत में दो द्वीप हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है, और दूसरा है लक्षद्वीप, यहाँ लक्षद्वीप पड़ता है, लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप और एक लक्षद्वीप, दो ही भारत के द्वीप हैं। ठीक, सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप है। ठीक है, अब इसी में ये द्वीप, एक अंडमान निकोबार द्वीप में निकोबार द्वीप समूह है, उसी में ये द्वीप, ये मान के चले अक्षांशीय विस्तार वहां से लिया गया है। ठीक है, अब भारत का देशांतरी विस्तार देखा जाता है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? भारत का देशांतरी, ये उत्तर से पूर्व से नहीं, उत्तर से पश्चिम की लंबाई क्या है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? ये क्या होते हैं? ये देशांतर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये तो अक्षांश हो गए। ठीक है, अक्षांश, अक्षांश हो गए हमारे क्या? पूर्व से पश्चिम, ठीक, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया। ठीक, देशांतरी विस्तार उत्तर से दक्षिण का होता है, ये देशांतरी विस्तार है, ये हमारा क्या है? देशांतरी विस्तार है। ये हमारा देशांतरी विस्तार है। कितने डिग्री से कितने डिग्री तक देशांतरी विस्तार भारत का है? बीचों बीच, मतलब भारत कितने देशांतर से कितने देशांतर के बीच बसा हुआ है ना? तो इसका विस्तार पूछते हैं, तो कितना होता है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, अब पूछा जाता है भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ये जो बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कई जगह पढ़ेंगे तो ऐसे ही सभी लोग पढ़ाते हैं, हमारा थोड़ा मैप द्वारा पढ़ा रहे हैं तो अलग ही रहेगा। ठीक है भैया, हम थोड़ा लिखाते कम है, मैप में ज्यादा समझाते हैं। ये देशांतरी विस्तार हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट लेकर 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरी विस्तार हो गया।
अब हम अक्षांशीय देशांतरी ग्लोब के बारे में हमने पूरी जानकारी कर ली है। अब हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप में पहले हम देखेंगे बिंदु, भारत के बिंदु कहाँ से कहाँ तक भारत है। तो पूछा था भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए, भारत का उत्तरतम बिंदु बताइए, भारत का पश्चिमी बिंदु बताइए, भारत का पूर्वी बिंदु बताइए। तो ये क्या है, पश्चिमी है, और ये क्या है, पूर्वी है। ठीक है, ये क्या है, पूर्वी है। तो भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, हमारा भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल। जो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर, इंदिरा कॉल है। पूछा जाता है भारत का उत्तरतम बिंदु बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो हम बता रहे हैं, बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए बहुत वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हमारा इंदिरा कॉल है का उत्तरतम बिंदु। ठीक है, भारत का उत्तरतम बिंदु पूछे तो इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है, राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो अगर पूछा जाए मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो यहाँ तमिलनाडु पड़ता है। तमिलनाडु, तमिलनाडु पड़ता है। उसमें एक स्थान है कन्याकुमारी। ये क्या है, कन्याकुमारी जिला है तमिलनाडु का। ठीक है, उसी उसी में स्थित है कैप कैमोरियन, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो याद रखना क्या है, कैप कैमोरियन। क्या है, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन। क्या है, कैप कैमोरिन, याद रखना। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कैप कैमोरिन। अगर पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो यहाँ इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए तो इंदिरा पॉइंट है। कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान में स्थित है। इसी का एक द्वीप है निकोबार, उसी में स्थित है ना, अंडमान निकोबार द्वीप। हमने बताया था ना, यहाँ अंडमान, अंडमान निकोबार ये द्वीप है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसी पर ये स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट। अब भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगर पूछा जाए भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो कैप कैमोरिन। इंदिरा पॉइंट को पहले और किस नाम से जाना जाता था, पूछा जाता है कि दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है भारत का, पहले किस और नाम से जाना था, तो पहले जाता है पिग्मेनियन और पैसन, पिग्मेनियन और पैसन, पिग्मेनियन, पिग्मेनियन के नाम से जाना जाता था, और पैसन के नाम से जाना जाता था, पार्सन, पार्स, पार्सन्स। ठीक, पिग्मेनियन और पार्सन्स के नाम से जाना जाता था, दो नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग ना। इंदिरा पॉइंट को पहले और किस नाम से जाना जाता था, तो पिग्मेनियन और पार्सन्स। ठीक है, दो नामों से जाना जाता था। कभी कभी जब में पूछ दिया था कि इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जानते हैं, तो पिग्मेनियन और पार्सन्स नाम से जानते हैं। कहाँ स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, कैप कैमोरियन है। कहाँ स्थित है, तो कन्याकुमारी, मतलब तमिलनाडु में स्थित है। उत्तरतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा कॉल है। कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में है। अब भारत का पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित होता है, पश्चिमी बिंदु गुजरात है, गुजरात, यहाँ गुजरात पड़ता है। गुजरात में पूछा जाता है भारत का पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है, तो सरक्रिक, सर क्रिक। ठीक, इस और एक और क्या नाम है, या गौर माता, गौर माता, सर क्रिक और गौर माता।
दो नामों से जाना जाता है। तो जो पाकिस्तान है उसे सरकरिक को मानता है कि सरकरिक एक स्थान है, वही भारत का पश्चिमी बिंदु है, ये पूर्वी बिंदु है, नहीं पश्चिमी बिंदु। और जो गौर माता है वो हम लोग मानते हैं कि हमारा स्थान है, ठीक है। तो पाकिस्तान क्या मानता है, सरकरिक, हम लोग क्या मानते हैं, गौर बिंदु, ठीक, गौर माता, ठीक है। ये हमारा क्या है, पश्चिमी बिंदु है, ठीक है, क्या है, पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। और ये क्या है, पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु, ठीक। पूर्वी बिंदु कौन कौन से हैं, पूछा आता है कि भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, तो किबुथ, किबुथु और वलांगू या वलांगू, दो नामों से जाना जाता है, किबुथ या वलांगू। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, किबुथ या वलांगू। कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये एक राज्य है, उसी में स्थित है, ठीक है। भारत का पूर्वी बिंदु अगर पूछा जाता है तो किविथ और बलांगू है। किविथ कभी एग्जाम में आ सकता है या बलांगू आ सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भारत के लास्ट वाले स्थान है, ठीक है। यहाँ निर्धारित होता है भारत की अंतिम सीमा यहीं तक है। ये हमारा हो गया। अब पूछा जाता है भारत की स्थल सीमा की लंबाई, ये भारत का क्षेत्रफल क्या है, तो 32 लाख, सभी को मालूम है ना। अब ये पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो अब हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 32, 14, और 29, 33, ठीक है। ये जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, 29, 32, 14, और ये कितने हैं, 29, 33, ठीक है, किलोमीटर में, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32, 14 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29, 33, ठीक है। ये किलोमीटर में है ना, किलोमीटर, ठीक। अब ये हो गया। अब पूछा जाता है कि भारत की जनसंख्या, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। कभी कभी एग्जाम में पूछा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत है, 2.4%। ये एग्जाम में पूछा जाता है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 2.4%। और दूसरा क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो 17.7%, 17.7%, 17 दशमलव कितने, 7%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने परसेंट, 2.4%। और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने परसेंट, 17.7%, ठीक है। अब ये इतना जानकारी हो गई। अब पूछा जाता है, अब आते हैं भारत के स्थलीय सीमा से स्पर्श करने वाले राज्य कितने हैं। भारत के स्थल सीमा से कितने राज्य स्पर्श करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये उतर गया है ना आप लोगों का, बता लेना। भारत के स्थल सीमा से स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं, तो भारत के स्थल सीमा से, स्थल सीमा, भारत की स्थल सीमा से, भारत की स्थल सीमा से कितने स्पर्श करते हैं राज्य, तो 7 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 7 राज्य, ठीक है। कौन कौन से हैं, किस स्थान पर हैं, ये जानकारी अभी हम लेते हैं, ठीक है।
कौन कौन से राज्य हैं और किस स्थान पर हैं। भारत के स्थल सीमा से स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं, ये विशेष ध्यान रखना है ना। और कहाँ कहाँ पर हैं, मैप द्वारा आपको बताते हैं। पहला कौन सा हो सकता है, इसे पाकिस्तान लेते हैं, ठीक है। यहाँ कहाँ लेते हैं, पाकिस्तान। पहला कौन सा राज्य भारत का देश है, तो पाकिस्तान। भारतीय स्थल सीमा से स्पर्श करने वाले देश, ठीक है, कितने हैं, 7। कुल कितने हैं, 7। भारत की स्थल सीमा से स्पर्श करने वाले देश 7 हैं। पहला है पाकिस्तान, दूसरा क्या है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। फिर इसके बाद यहाँ कौन सा पड़ता है, नेपाल। फिर यहाँ क्या पड़ता है, चीन, ठीक है। फिर यहाँ क्या पड़ता है, भूटान। यहाँ क्या पड़ता है, म्यांमार। फिर यहाँ क्या पड़ता है, बांग्लादेश। यहाँ क्या पड़ता है, बांग्लादेश, ठीक है। कितने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 देश हो गए। भारत की स्थल सीमा से स्पर्श करने वाले कितने देश हैं, तो 7, ठीक है। सबसे ज्यादा स्थल सीमा से स्पर्श करने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश। भारत की सीमा से सबसे ज्यादा कौन सा स्पर्श करता है, या भारत के कितने राज्यों, सबसे ज्यादा राज्यों को कौन स्पर्श करता है, तो बांग्लादेश। या भारत के सीमा को सबसे ज्यादा कौन छूता है, तो बांग्लादेश। कितना कितने किलोमीटर फैला हुआ है भारत की सीमा में, तो 40-96, 40-96, ये एग्जाम में पूछा आता है, 40-96 किलोमीटर। भारत के स्थल सीमा से सबसे ज्यादा कौन स्पर्श करता है, तो बांग्लादेश है, ठीक है। 40-96 कितने राज्य छूते हैं भारत के, बांग्लादेश में कितने राज्य छूते हैं, तो 5 राज्य छूते हैं। कितने राज्य, 5 राज्य। कौन कौन से हैं, तो यहाँ कौन पड़ता है, असम, असम, फिर मेघालय, असम, मेघालय, यहाँ गए पश्चिम बंगाल, ठीक, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा, मिजोरम। 5 राज्य हैं। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्य हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा सीमा बनाते हैं बांग्लादेश से, ठीक है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा भारत की सीमा में छूता है। कितने किलोमीटर छूता है, तो 40-96। तो सबसे कम अफगानिस्तान, ठीक है। अब हम, ये देश हो गए, ठीक है, भारत के स्पर्श करने वाले 7 देश हैं। कौन कौन से, अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। ये 7 देश हो गए। सबसे ज्यादा कौन से सीमा बनाता है देश, तो बांग्लादेश, 40-96, ठीक है। फिर सबसे कम अफगानिस्तान, ठीक है। ये इतने हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक। अब ये पूछा आता है कभी कभी एग्जाम में, पूछा आता है कि भारत के समुद्री पड़ोसी राज्य कौन से उनके हैं। भारत के समुद्री तटीय राज्य बताइए, तो 9 राज्य हैं। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा था, अभी हाल ही में पूछे गए हैं काफी क्वेश्चन यूपीपी में। तो भारत के समुद्री तटीय राज्य बताइए कितने हैं, तो 9 ये हैं। यहाँ से समुद्र है ना, ये सब समुद्र है। कौन सा है यहाँ समुद्र, अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर, इसे बंगाल की खाड़ी। ये यहाँ कौन सा सागर पड़ता है, अरब सागर, और नीचे हिंद महासागर, या हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी है। 9 राज्य हैं। किन कौन से, पहला गुजरात, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर इसके बाद केरल, फिर इसके बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो गए, 9 राज्य हो गए, ठीक। ठीक, कितने राज्य हैं, समुद्री तटीय राज्य भारत के समुद्री तटीय राज्य कितने हैं, 9, ठीक। सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, गुजरात। सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, गुजरात। पूछा आता है कि भारत का तटीय जो राज्य है उसमें सबसे ज्यादा तट कौन बनाता है, तो गुजरात, ठीक है। आज के लिए इतना, आगे फिर बताएंगे हम आप लोगों को, ठीक है। अच्छा लगे तो बताना, फिर हम दोबारा वीडियो बनाएंगे दूसरा।